7 साल की सजा, बहू को प्रताड़ना के जुर्म में 7 साल की कैद। जज साहब, आप यह सजा सुनाते हुए इतना कांप क्यों रहे हैं? आपकी जबान लड़खड़ा क्यों रही है? यही ना कि एक नामी करोड़पति की बीवी, एक रईस खानदान की बेटी जिसने कभी पांव जमीन पर नहीं धरे, वह जेल की काल कोठरी में जीवन के 7 साल कैसे गुजार पाएगी? मैं यह सजा काट लूंगी जज साहब, लेकिन पहले आप यह जानना चाहते हैं कि मैंने बहू को कब कब कैसे कैसे प्रताड़ित किया। बहू ने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जिसमें उस पर हुए जुल्मों का ब्यौरा है। आप उन सबको मेरे से कबुलवाना चाहते हैं। जज साहब, जब मैं कचहरी के इस कटघरे में आ ही गई, आप मुझे बंदिश बनाकर ले ही आए, तो अब शर्म किस बात की? उन 2 पुलिस वालों को जिनके आगे मैंने हाथ जोड़कर याचना करनी चाहिए थी, कम से कम मेरी बात तो सुन ले। उन्होंने अपने अंगूठे के नुकीले नाखून को मेरे कंधे पर दबाते हुए कहा था, मैडम, ये सुनवाई पुलिस वालों के आगे नहीं होती। कुछ कहना सुनना है तो कोर्ट कचहरी में जाकर कहना। तुम्हारे नाम दहेज आरोप के वारंट है। अभी तो पुलिस चौकी चलकर हाजिरी देनी होगी। तुम्हारी बहू वहीं बैठी है, एक बार देखो तो जाकर उसे, कैसे बेचारी लहूलुहान हुई पड़ी है। मैडम, बहू को इस तरह से प्रताड़ित करते हुए आपको शर्म ना आई? बहू को अगर बहू समझा होता तो आज यह नौबत ना आती। आप ठीक कह रहे हैं जज साहब, मैंने बहू को बहू नहीं समझा, यही मेरी गलती रही। इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। ना जाने क्यों मैं बहू को बेटी ही समझती रह गई। विनी मेरे आंचल से सिमटता हुआ चला जा रहा था। अरे ये क्या कर रहा है? इतना बड़ा हो गया है, अभी तक माँ का आंचल नहीं छोड़ेगा। अब तो तेरी ब्याहने की उम्र हो रही है। वही तो। विनी के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट थी और वह मुझसे लिपटने को हो आया था। अरे बात क्या है? हुआ क्या है तुझे आज? इतनी मस्ती किस लिए? एक लड़की है माँ। उसकी जुबान लड़खड़ा आई थी। एक लड़की है? क्या मतलब? कुछ था जिसने मुझे हरारत से भर दिया था। हाँ माँ, मेरे साथ ही जॉब करती है। तो फिर? बहुत कुछ समझती हुई मैं अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शादी? विनी के मुंह से ये शब्द सुन मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था। जो लड़का अभी तक मेरे आंचल में मुंह छिपाता फिरता है, वह खुद ही अपने विवाह का निर्णय लेने जा रहा है। क्या सच में विनी इतना बड़ा हो गया है? इतना सयाना हो गया है? अरे ये पहेलियां क्यों बुझा रहा है? सीधे से बात कर। कौन है? किस परिवार से है वह? ये सब पूछना मेरे लिए जरूरी था। देव को तो इस बात का हमेशा ही डर बना रहता था। अक्सर कहा करते थे, तुम्हारा बेटा बहुत सीधा है, देखने में सुंदर है, स्मार्ट है। कभी ऐसा ना हो कि कोई लड़की इसे अपने चुंगल में फांस ले। कैसी बात करते हो जी? बेटा यह सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। अगर सूरत मुझ पर गई है तो अकल तुम्हारी ही लेगा। जो भी कदम उठाएगा सोच समझ कर ही उठाएगा। अरे भाई, यहाँ पर तो मैं भी गलती खा गया था। ये कनखियों से मेरी ओर देखने लगे थे। उस वक्त की चुहलबाजी को मैं तूल नहीं देना चाहती थी, लेकिन वक्त की परिधि ने मेरे भीतर कितने डर पैदा कर दिए थे। जहाँ एक स्वाभावनी होकर जी रही थी मैं, वहाँ देव की अकस्मात मौत से मेरे स्वाभिमान को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया था। शायद यही कारण था कि विनी उसके साथ कदबुत में बढ़ता चला गया, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए मेरा आंचल नहीं छोड़ पाया। और आज उसका वह स्वयं लिया था निर्णय मुझे विचलित कर गया था। विनी ने बताया कि वे एक गरीब परिवार से है और सर पर पिता का साया नहीं है। 3 छोटे भाई बहन हैं। मैं भी प्रायः बीमार रहने लगी। सवाल बहुत उठे थे मेरे भीतर, लेकिन मैं उन्हें साथ के साथ भस्म करती चली गई। विनी के आंखों में निराशा का कोई भाव अब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैं लड़की से मिली तो उसकी शक्ल और सूरत और मधुर आवाज ने मेरी पूरी तरह से मोह लिया था। गरीब परिवार से है, अपनी सुरक्षा चाहती है। और फिर मेरी और देव की तो हमेशा यही इच्छा रही है कि हम बेटे के विवाह में दहेज बिल्कुल ना लेंगे। मंदिर में ही चंद रस्मों के साथ ब्याह कर मैं उसे अपने घर ले आई थी। वह घर जो देव की अस्मिता को बनाए हुए था। देव के नाम से एक पहचान थी इस घर की। वक्त के गुजरते यादें धुंधली पड़ सकती हैं, लेकिन हम उस नाम को चंद पलों में हटा दें, यह संभव नहीं है। विनी ने गेट से बाहर लगे देव के नाम की प्लेट उतारकर अपने नाम की प्लेट लगा दी थी। ब्रास की बनी यह नेम प्लेट वह कब बनवा कर लाया था मुझे नहीं पता। मैंने ऐतराज करना चाहा तो विनी बोला था, माँ, डैडी का नाम तो हमेशा के लिए खुद चुका है घर में। इस घर की एक एक कीट डैड ने अपने सामने रखवाई है। शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि वह घर मिस्टर देव का है। अगर थोड़ा सा नाम मैं भी बना लूँ अम्मा, वो शिप्रा खुश हो जाएगी। मैंने नजर भरकर विनी के चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे की मासूमियत के आगे मैं हमेशा पस्त हुई हूँ।
बात गलत भी नहीं लग रही थी मुझे। अपनी नेम प्लेट के साथ विनी एक बोर्ड भी पेंट करवा कर लाया था जिस पर शिप्रा संगीत एकेडमी लिखा हुआ था। तब शिप्रा ने ही मुझे खुलकर बात की थी कि वह बच्चों को संगीत सिखाना चाहती है। संगीत में उसकी रुचि भी है और संगीत में उसने विशारद भी किया हुआ है। इतनी पढ़ाई का उपयोग तो होना ही चाहिए। शिप्रा की बात के बाद विनी ने बात को जारी रखा था। मम्मी, मैं नहीं चाहता कि शिप्रा कहीं बाहर जाकर जॉब करे। शादी से पहले और बात होती है, अब तो उसे घर गृहस्थी भी देखनी चाहिए। अभी भी घर का सारा काम आपके सर रहे, मैं नहीं चाहता। दोनों इतने सयाने हो रहे हैं और मेरा भी इतना ख्याल रखा जा रहा है। मैं भीतर से कहीं पिघल रही थी, लेकिन एक बात अजीब हुई। पहले दिन अपनी क्लासेस शुरू करने से पहले शिप्रा खूब रोई थी। अरे रो क्यों रही है? मैं और विनी चौंके थे। क्या हमसे कुछ गलत हो गया है? मेरी और विनी की मुंह से एकदम फूटा था। ऐसा नहीं है मम्मी जी, शादी से पहले मेरा बहुत मन होता था कि मैं इस तरह की एकेडमी अपने घर पर शुरू करती। तब क्यों नहीं कर पाई? मैंने सहजवश पूछा। माँ को कतई पसंद नहीं था। ऐसा क्यों? माँ का कहना था यह सब तो बाजारू औरतों का काम है, बाजारू औरतों का। मैं स्तब्ध सी शिप्रा के चेहरे की ओर देखने लगी थी। माँ माँ का कहना होता था कि इस तरह के काम बाजारू औरतें ही करती हैं। शिप्रा एक बार फिर सुबक पड़ी। मैंने उसे गला लगा लिया। सर पर हाथ फेरती हुई बोली थी मैं, जमाना बदल गया है। अब तो ऊंचे से ऊंचा घराना इन चीजों को मान देता है। मैं तुम्हें इस सब के लिए नहीं रोकूंगी। शिप्रा का संगीत विद्यालय चल निकला। पहले की माह 30 बच्चों ने दाखिला ले लिया। कुछ बच्चे तो दूर दूर से भी आने लगे थे। हम सभी प्रसन्न थे। आमदनी भी अच्छी हो गई थी। शिप्रा ने एक रजिस्टर बना लिया था। जिस जिस तारीख के बच्चों को पैसे आते वह उसे लिख लेती और पैसे वे अपने बड़े पर्स में डाल गोदरेज की अलमारी में लॉक कर देती। जिस रोज सभी बच्चों के पैसे आ गए, शिप्रा अलमीरा में से पर्स निकालकर उन्हें गिनने लगी थी। मैं सामने खड़ी थी। पूछ बैठी, कितनी आमदन हुई शिप्रा? शिप्रा ने नजर भरकर मेरी ओर देखा, फिर गर्दन झुका ली। क्या बताओगी? नहीं, मैं पुनः पूछ बैठी। शिप्रा ने नजर उठाई और शब्दों को चबाती हुई बोली, कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी जी कि इन पैसों के लिए ही आपने मुझे स्कूल खोलने की इजाजत दी हो? मैं समझी नहीं शिप्रा। इसमें समझने ना समझने जैसी कोई बात नहीं है मम्मी जी। मैं पूरा महीना बच्चों के साथ सर खपाती आई हूँ। इस सब के बावजूद ये पैसे मैं आपके हवाले कर दूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या मैंने तुमसे पैसे मांगे शिप्रा? मेरे स्वर में कंपन भी था, आक्रोश भी। बस रहने दीजिए मम्मी जी। बात सीधे से ना कहकर उसे समझा देना भी थप्पड़ मारने जैसा ही है। शिप्रा जिस कदर बात को तूल दे रही थी, मैं हैरान हो गई थी। जब कोई दरार शुरू होती है उसे भरा तो जा सकता है, लेकिन लेप की वह परत अलग ही नजर आती है। मैंने अपनी कड़वाहट को अपनी चुप्पी के नीचे दबा लिया। सोचा था शिप्रा जब पूछेगी तो थोड़ी बहुत नाराजगी जता दूंगी, बात को तूल नहीं दूंगी, नहीं तो बात बढ़ जाएगी और उसका असर विनी और शिप्रा की इस नई जिंदगी पर पड़ सकता है। शिप्रा बच्चों में व्यस्त रहने लगी और किचन का सारा काम मुझ पर ही बना रहा। केवल इतना ही नहीं, शिप्रा के पास लोगों का आना जाना बढ़ गया था। दिन में 8-10 लोग तो केवल पूछताछ के लिए ही आ जाते। उन्हें चाय पानी पिलाना शिप्रा का धर्म बन गया था। जैसे एक रोज मैंने कह ही दिया, शिप्रा सभी को चाय पिलाना जरूरी नहीं होता। कैसी बात करती है मम्मी जी? चाय वाय नहीं पिलाऊंगी तो लोग बच्चों को एडमिशन कैसे करवा पाएंगे? जमाना बदल गया है, दिखावा तो करना ही पड़ता है। और फिर आजकल हर चीज में कंपटीशन कितना हो गया है। आप क्या जाने, आपको खर्च की चिंता है ना? विनी आपको हर महीने अपनी तनख्वाह में से सारा खर्च दे ही देते हैं। बात खर्चे की नहीं है। दिन में 8-10 बार चाय बनाना, मैं तो खुद थक जाती हूँ। यह बात विनी के सामने कही थी मैंने। इसने खुद ही तो जताया था कि मेरी चिंता बहुत है। इन्हें विनी कुछ नहीं बोला, बस मेरे चेहरे की ओर देखा जा रहा था। खुद को संयत करती मैं बोली, कोई नौकरी या नौकरानी रख लो तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल सकता है। शिप्रा ठीक कहती है मम्मी। यह विनी था। वह कल ही मुझसे आपके बारे में बता रही थी। आपके कुछ बच्चों को भी संगीत अकादमी में आने से रोका है। मम्मी जी, बच्चे तो शरारती होते हैं। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत शरारत कर भी दी तो इसमें बच्चों की पिटाई करने वाली क्या बात थी? ऐसे में अगर कोई पेरेंट्स यहाँ आकर किसी तरह का हंगामा कर बैठे तो क्या इज्जत रह जाएगी? आजकल तो इस पिटाई के मामले में पुलिस चौकी तक चले जाते हैं लोग। बच्चों की पिटाई करना आजकल कानूनी अपराध माना जाता है। यह सब क्या सुन रही हूँ मैं? शिप्रा बात को इस कदर बड़ा चढ़ाकर विनी से कहेगी, इस तरह से वह मेरे प्रतिद्वंदी आ बनेगी, इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। ड्राइंग रूम में लगी मेरी 3
पेंटिंग्स को शिप्रा ने इस घर में आते ही उतरवा दिया था। हालांकि वे पेंटिंग मेरे विवाह से पहले बनाई गई थी। उन पेंटिंग को देखकर बाबूजी इस बात को दोहराई बैठे थे, शादी के बाद इन्हें दहेज में लेकर मत चली जाना। इन पेंटिंग्स में इस घर में तुम्हारी खुशबू बनी रहती है। लेकिन देव एक रोज बताओ बाबूजी से कहकर कि कुछ रौनक हमारे घर की दीवारों को भी बढ़ जाने दीजिए। बाबूजी मेरी बनाई 3 पेंटिंग्स उठा लाए थे। शिप्रा ने सीधे कहा था, मम्मी जी ये पुराने ज़माने की आकृतियों का ज़माना चला गया, यह तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का ज़माना है। और शिप्रा ने अपनी बड़ी पेंटिंग में से 3 पेंटिंग्स निकालकर विनी से मेरी पेंटिंग्स की जगह लगा देने का आदेश दिया था। भीतर से कहीं कुछ खिसका था, परंतु उन दोनों के सामने मैं कुछ ना कह पाई। इतना भी नहीं कर पाई कि उन्हें उठाकर अपने कमरे में ले जाती या फिर किसी सुरक्षित जगह पर रखवा देती। विनी उन पेंटिंग्स को ऊपर छत पर कबाड़ के बीच में रखाया था। कमरे के बदले रूप को देख शिप्रा और विनी के साथ साथ मैं भी उसे सराह रही थी। शिप्रा इस बात से बहुत परेशान थी कि घर के आगे या पीछे कोई खाली जगह नहीं है जहाँ कुछ फूल या पौधे लगाकर प्रकृति का आनंद लिया जाए। शिप्रा ने इस बात को बार बार दोहराने पर विनी एक शाम ऑफिस से लौटते हुए किसी नर्सरी से रिक्शा पर 20 गमले रखवा लाया था। इतने गमले, सहसा मेरे मुंह से निकल आया, इतने गमले रखने की जगह कहाँ है? शिप्रा और विनी ये प्लान पहले ही बना चुके थे। इस 10 गमले ऊपर चबूतरे पर और 10 गमले नीचे एडजस्ट किए जाएंगे। नीचे के गमले तो सेट हो जाएंगे, लेकिन चबूतरे वाले गमले विनी ने कहा था कल शाम को ऑफिस से जाकर रखवा देगा। लेकिन शिप्रा को सब्र कहाँ था। एक एक गमला उठाकर वह सीढ़ियों से चढ़ती हुई चबूतरे पर रखने लगी। मैं नीचे खड़ी हुई उसे ताक रही थी और अभी चौथा गमला चबूतरे पर रखा ही था कि वह धड़ाम से नीचे आ गिरा। शिप्रा ने अपने को संभाल लिया। जरा 2 कदम आगे आन होती तो गमला मेरे ऊपर ही था। शुक्र है था परमात्मा की हम दोनों बच गईं। यह बात मैं पड़ोस की मिसेज महतो को बता ही रही थी कि वे खिसिया दी। मेरे बताने पर बोली, बहुत भोली हो मिसेस त्रिपाठी, वह गमला गिरा नहीं था, गिराया गया था। तुम्हारी बहू तो रात छत पर से कूदती हुई मुझे सब बता गई थी। जाने क्यों मुझे यकीन ही नहीं आया था। आस पड़ोस में से ईर्ष्या भाव जगा ही रहता है। जाने क्या क्या कल्पनाएं करने लगते हैं लोग। दिन रात कितने ही प्रश्नों ने घेर लिया था मुझे। एक द्वंद्व मच उठा मेरे भीतर। यह लड़ाई ही तो है जो हमें कमज़ोर बनाती चलती है, इस शरीर को निढाल करती रहती है। उस रोज़ सुबह उठने लगी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। विनी सुबह सवेरे टूर पर निकल गया था। इस बार उसका टूर 4-5 दिन का था। रात वह शिप्रा से बातें कर रहा था, मैंने सुन लिया था। प्रत्युत्तर में शिप्रा का जवाब था, तुम्हारे सुबह सुबह जग जाने से अपनी नींद तो खराब हो जाती। मम्मी जी को तो चिंता ही नहीं कि कभी जल्दी उठकर बेटे के लिए चाय नाश्ता ही बना दे। सारा दिन पड़ी रहती हैं, खपना तो मुझे ही पड़ता है। हालांकि मैं सोचकर तो यही सोई थी कि सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूंगी और विनी के लिए चाय नाश्ता बना दूंगी। लेकिन विनी के जाने तक आंख ही नहीं खुली। रात भर सुबह के इंतजार में करवटें बदलती रही थी, लेकिन सुबह की झपकी ना जाने मुझे कहाँ ले गई थी। और शायद यही कारण था कि 7 बजे उठने पर मैं खुद को संभाल नहीं पाई। लो हो गया ड्रामा शुरू। शिप्रा ने पास आकर मुझे संभाल तो लिया था, लेकिन ताना देने से नहीं चुकी। संगीत कक्ष में जाते हुए उसने साफ कह दिया था, चाय का प्याला रखे जा रही हूँ, यह मत सोचना कि बीच बीच में आकर आपको पूछती रहूंगी। आज कुछ खास लोग आ रहे हैं, मुझे उन्हें भी अटेंड करना है। खास लोग आ रहे हैं? शिप्रा ने जिस तरह से इन शब्दों पर दबाव डाला, पूछना तो चाहा कि कौन लोग हैं, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। मेरे किसी सवाल का कैसा भी जवाब हो सकता है शिप्रा के पास। दोपहर को मिसेस मेहता आ गई। उन्होंने एक बार और चाय बनाकर दी थी मुझे, साथ में एक टुकड़ा ब्रेड रखती। बोली थी, कुछ खाओगी नहीं तो उठोगी कैसे? वे अपने चेहरे का रंग देखा है, कैसे पीली पड़ती जा रही हो। मिसेस मेहता जाने लगी तो शिप्रा दौड़ी हुई आई थी। आंटी 2 घंटे के लिए अपनी सर्वेंट को तो भेज दो, मेरे गेस्ट आए हुए हैं, थोड़ा अटेंड हो जाएंगे। अब मम्मी जी तो उठने से रही, इतनी तबीयत जो ठीक नहीं है। शिप्रा ने जिस टोन में कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। आपसे गिले शिकवे दूसरों तक भी पहुंचे, क्या यह ज़रूरी है? शायद वे लोग आ गए हैं जिन्हें शिप्रा ने खास लोग कहकर विशेषण दिया। हाँ, लगातार उनके ठहाकों की आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी। शिप्रा इतनी इग्नोर क्यों कर रही है मुझे? कम से कम इन लोगों से मिलवा तो देती। संगीत सीखने वाले बच्चों की शिप्रा ने आज जल्दी भेज दिया था। कुछ खाने पीने का सामान शिप्रा ने बाजार से मंगवा लिया था। बीच में 1-1.5 घंटा मेरी आंख लग गई थी। इसके बाद भी सिर का भारीपन कम नहीं हुआ। शाम के लगभग 6 बजे तक उन लोगों के ठाके जारी रहे और उसके बाद उन लोगों ने विदाई ली।
शिप्रा भीतर आई तो मैंने पूछ ही लिया था कौन थे ये लोग। विनी यहाँ होता तो शायद मैं ज़्यादा ना सोच पाती। अब उसकी अनुपस्थिति में यह पूछ लेना मुझे उचित ही लगा। शिप्रा अपने आप को बहुत समझदार समझती है, लेकिन मेरे हिसाब से वह इमेच्योर है अभी। क्या आपको सभी का परिचय देना ज़रूरी है? शिप्रा की आंखों में एक घिनौनापन था जिसमें मैं आहत हुई थी, लेकिन सिवाय चुप्पी के इस वक्त मेरे पास और क्या था। वह नादान है शिप्रा उस दिन अपनी माँ के लिए आक्रोश जता ही रही थी। आज इसे मन मुताबिक जगह मिली है तो उसे भी नहीं अपना पा रही। रात सोने से पहले तबीयत जरा संभली तो मैंने खुद ही उठकर एक कप चाय बनाई। शिप्रा मेरे कमरे के आगे से निकलती बोली थी, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डिनर के लिए मत उठाइएगा। हाँ, गेट पर ताला मत लगाइएगा, शायद वे लोग रात को दोबारा आए। हमारे गांव से हैं, कोई ज़मीन खरीदने के सिलसिले में आए हैं। अगर वे आए तो ऊपर छत वाले कमरे में जाकर सो जाएंगे। शिप्रा एक कदम आगे बढ़ी, फिर जरा रुकती हुई बोली, हाँ, अगर विनी का फोन आए तो उनसे कुछ मत कहिएगा, काम पर निकले हैं, खामखा सोच में पड़ जाएंगे। शिप्रा ने कहा तो मुझे थोड़ी राहत मिली। दिन भर सोए रहने के कारण इस वक्त आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी। बत्ती बुझा टीवी ऑन कर मैं रोजाना चलने वाले सीरियल्स में डूब गई। रात देर तक मेरी आंखें इन सीरियल्स पर थीं, परंतु मस्तिष्क तो कोई और ही चित्र अंकित किए जा रहा था। ठाकों के तीखे नश्तर मेरे भीतर चुभने लगे। शायद वे लोग आ गए। मैंने उठकर देखना चाहा, पर मेरा बदन तो किसी बोझ तले दबा जा रहा था। मैं चिल्लाना चाहा, पर मेरी आवाज ही छिन गई थी। किन्हीं राक्षसी पंजों ने मेरे पूरे बदन को दबोच लिया था। मैं तार तार हो रही थी। सुध आई तो मैंने देखा कुछ चेहरे मेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उन चेहरों के बीच में शिप्रा का चेहरा भी था। मैं पूरी तरह से टूट गई। बहुत मुश्किल से कह पाई, शिप्रा, ऐसा क्यों? बस इन कागजों पर दस्तखत कर दीजिए। सब कुछ तुम्हारा ही तो था। क्या इतनी आसानी से मान जाती हैं आप? आप कैसे मानूंगी? मुझे नफरत हो गई है तुम लोगों से। कितने घिनौने हो तुम लोग। मैं अभी पुलिस को, सहसा मेरे मुंह पर हाथ रख दिया गया था। शिप्रा हंसी थी। पुलिस को तो मैं बुलाऊंगी, यह देखिए अपने किस तरह से मेरे शरीर को जख्मी कर डाला है। तभी शिप्रा ने चाकू उठाया और उसकी नोक से अपनी उंगली को छील डाला। ये क्या कर रही है तू? वही जो आपने मेरे साथ किया। आखिर पुलिस को भी तो कुछ सबूत चाहिए। जज साहब, सबूत आपके सामने हैं। वो देखिए बहू की उंगलियां किस तरह से छिली पड़ी हैं। अब तो आप मुझे जेल की चार दीवारी में भिजवा ही दीजिए। जज साहब, मैं उस चार दीवारी के भीतर बंद हो जाना चाहती हूँ। उस चार दीवारी से बाहर रहकर अब मैं कैसे जी पाऊंगी? मेरा अपना ही घर मेरे लिए कब्रगाह बन जाएगा। जज साहब, उस चार दीवारी के भीतर बंद रहकर शायद मैं सुरक्षित हो जाऊं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।